जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम गवर्नर ये टॉपिक देखेंगे 30 चैप्टर लक्ष्मीकांत किताब का। तो हमने जो सेंटर है वो पूरी तरीके से कवर कर लिया है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2-3 चैप्टर जो है वो बचे हैं, तो वो हम कवर कर लेंगे जल्दी से। लेकिन हम स्टेट पहले कवर करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसके बाद जो लेजिस्लेचर है वो सब कवर करेंगे इसमें। तो इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। शुरू करते हैं। गवर्नर, अब ये जो गवर्नर है ये सेम पैटर्न रखता है जो कि सेंटर में हम देखते हैं प्रेसिडेंट, और जो स्टेट है वहाँ हम गवर्नर देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर पूरा कंपेरेटिव रहेगा। जो हमने स्टेट सेंटर के बारे में जो कुछ पढ़ा हुआ है, पार्लियामेंट, यहाँ पर लेजिस्लेचर, पूरा कंपेरेटिव रहेगा। तो हम पढ़ेंगे भी उसी तरीके से कंपेरेटिवली। तो यहाँ पर गवर्नर जो है पहले जो भी उनकी चीज़ें दी हुई है जैसे क्वालिफिकेशन, टेन्योर, वो सब देख लेंगे। उसके बाद जो भी उनकी पार्ट्स है वो हम प्रेसिडेंट से कंपेयर करके देखेंगे। तो सेम पैटर्न हमें देखने को मिलता है जो कि सेंटर और स्टेट का है। तो इसलिए जब हमने सेंटर में काफ़ी टाइम जो है वक्त वहाँ पर बिताया है, हमने पार्लियामेंट के काफ़ी पार्ट्स बनाए हैं, 13 पार्ट्स बनाए हैं। तो इसीलिए बनाए हैं ताकि वो आपको कंप्रहेंसिवली समझ में आ जाए, जिससे कि जो लेजिस्लेचर है वो आपको फिर इजीली, कंपैरेटिवली इजीली वो आपको समझ में आ जाएगा। तो काफ़ी कम समय में हम जो है वो कर सकते हैं जो स्टेट है वो। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि जो पार्ट 6 है ये अप्लीकेबल नहीं होता है जम्मू एंड कश्मीर को। अब क्यों अप्लीकेबल नहीं होता है? क्योंकि उनकी सेपरेट एक अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है स्टेट की। तो इसलिए वहाँ पर उनके हिसाब से जो लॉज है वो चलते हैं, हमारे लॉज वहाँ पर नहीं लगते हैं जो कि नॉर्मल स्टेट के लॉज होते हैं। अब यहाँ पर आर्टिकल 153 से लेके 167 तक यहाँ पर काम करता है। तो अब इसमें एग्जीक्यूटिव्स में कौन कौन होते हैं? तो यहाँ पर जो गवर्नर है वो होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, एडवोकेट जनरल होते हैं। अब वही हम अगर सेंटर का देखेंगे तो वहाँ पर हमें प्रेसिडेंट देखने को मिलता है, प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल देखने को मिलता है। अब यहाँ पर यूजुअली क्या होता है, जो गवर्नर है वो हर एक स्टेट को दिया हुआ है कि हर स्टेट को एक गवर्नर रहेंगे। जिस तरीके से हाई कोर्ट में हमने पढ़ा था कि हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट है, लेकिन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसमें ऐसा कहा था कि जो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स होंगे उसको भी एक हाई कोर्ट जो है हम अलॉट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ भी जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1956 का, उसमें ऐसा बोला गया है कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए भी एक गवर्नर जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है, कौन अपॉइंटमेंट करता है गवर्नर का, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली जिस तरीके से हम जो हमारे एमएलएज हैं वो हम डायरेक्टली इलेक्ट करके देते हैं, हम उन्हें डायरेक्टली वोट करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर गवर्नर को हम वोट करते हैं क्या? तो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली तो जो लोग हैं वो इलेक्ट करके नहीं देते हैं, तो इसलिए डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते गवर्नर। तो क्या इनडायरेक्टली होते हैं? इनडायरेक्टली इलेक्टेड भी नहीं होते हैं। जिस तरीके से इनडायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, एक कॉलेज बनाया जाता है, तो इस तरीके से इनडायरेक्टली भी इलेक्टेड नहीं होते हैं जो हमारे गवर्नर है वो। फिर किस तरीके से आते हैं, अपॉइंट कौन करता है? तो हमारे जो राष्ट्रपति है, हमारे जो प्रेसिडेंट है, वो इन्हें अपॉइंट करते हैं। वारंट इन हिज हैंड, मतलब उनके हाथ में वारंट होता है, वो जब चाहे तब उन्हें निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आता है कि इस तरीके से समझ में आता है कि वो गवर्नमेंट के नॉमिनी है। लेकिन यहाँ पर जब ये आ रहा था कि वो गवर्नमेंट के नॉमिनी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि नॉमिनी इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबॉर्डिनेट हो गए जो गवर्नमेंट है उसके लिए। 1979 में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ऐसा कहा था कि द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट में। मतलब जहाँ भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी ऐसे ऑफिसेज हैं जो कि नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, बराबर है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज है, फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑफिस है, जो गवर्नर का ऑफिस है, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब ऐसा कोई भी इंसान जिसके बारे में ये लिखा गया हो कि ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो गवर्नर की पोस्ट के लिए जो है वो एलिजिबल होता है क्या? तो जी हाँ, वो एलिजिबल होता है। इट इज़ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस एंड इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ सबॉर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर सबॉर्डिनेट नहीं होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोई भी इंसान जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होता है वो गवर्नर की पोस्ट के लिए एलिजिबल जो है वो ज़रूर होता है, क्योंकि जो गवर्नर है वो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट में। ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट बॉडी है। और यहाँ पर
जो सबॉर्डिनेट है वो नहीं होते हैं, इट्स नॉट सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर जो ड्राफ्ट आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ड्राफ्ट में बोला गया था कि जो गवर्नर है वो डायरेक्टली इलेक्टेड रहना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। लेकिन यहाँ पर इसका काफ़ी विरोध किया गया। ऐसा बोला गया है कि ये जो है वो नॉमिनल हेड है, इतने कोई इंपॉर्टेंट तो है नहीं। अब प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट्स होते हैं, इसलिए जो स्टेट है, स्टेट लेजिस्लेचर भी उसमें पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है उनके इलेक्शन में। लेकिन यहाँ पर जो गवर्नर है वो यहाँ पर नॉमिनल हेड होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इनका इलेक्शन करने के बाद उनमें काफ़ी खर्च होता है इलेक्शन में, तो वो खर्च जो है वो भी हमें यहाँ पर बियर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर यहाँ पर गवर्नर जो है वो इलेक्ट होकर आते हैं तो ऑब्वियसली कि वहाँ पर भी वो इलेक्ट होकर आएंगे तो पब्लिक ओपिनियन को साथ में लेकर आएंगे, बराबर है। पॉपुलिस्टिक एक मेजर रखेंगे जिससे कि जो चीफ मिनिस्टर है वो भी यहाँ पर इलेक्ट होकर आ रहे हैं, जो गवर्नर है वो भी इलेक्ट होकर आएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। गवर्नर बोलेंगे नहीं मेरा जो मॉब है मैं उसके ज़रिए काम करूंगा, चीफ मिनिस्टर जो है बोलेंगे मेरा जो मॉब है मैं उस तरीके से काम करूंगा, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट हो सकता है और भी काफ़ी समस्याएं यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। इसलिए जो फाइनल ड्राफ्ट आया था उसमें ऐसा बोला गया था कि कैनेडियन मॉडल जो है वो हम यहाँ पर अपनाते हैं, जिसमें कि यहाँ पर डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं रहेंगे लेकिन अपॉइंट किए जाएंगे बाय प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर फाइनल ड्राफ्ट में क्या आया है, फाइनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या आया है कि अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट अंडर वारंट इन हिज हैंड। अब वारंट इन हिज हैंड मतलब क्या होता है कि जब चाहे वो रिमूव कर सकते हैं, वो हम आगे देखते हैं। अब क्वालिफिकेशंस क्या होती है, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन ये है कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब सिटीजन रहना ज़रूरी है, इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप और अमिताभ बच्चन साहब जो है इन दोनों में से कौन यहाँ पर एलिजिबल है गवर्नर की पोस्ट के लिए, पहला जो कंडीशन है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर जो अमिताभ साहब है वो एलिजिबल है, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एलिजिबल नहीं है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सिटीजन नहीं है इंडिया के। नेक्स्ट आता है कि ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। अब 35 ईयर्स ऑफ एज जो है, अब यहाँ पर देखोगे आप, मैंने 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट नहीं की है, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब जो उन्होंने 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर ये सिटीज़न भी है, 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर भी ली है, तो इसके मुताबिक क्या होता है, जो अमिताभ बच्चन है वो यहाँ पर क्वालिफाइड है फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर। अब ये जो चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें जो यहाँ पर आपको दिख रही है कि सिटीज़न रहना चाहिए और वो 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर लेना चाहिए, तो ये जो चीज़ है यही दो क्वालिफिकेशन सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन द क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर इज़, तो यही दो चीज़ें जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। अब बाकी जो चीज़ें हैं वो कन्वेंशन से निकली हुई है। अब कन्वेंशन मतलब हमने काफ़ी जो वीडियोज़ है उसमें देखा है, कन्वेंशन मतलब एक प्रथा बन जाती है, एक ट्रेडिशन बन जाता है कि उसके ज़रिए काम होता है। तो कन्वेंशन क्या बना हुआ है कि ही शुड बी एन आउटसाइडर। मतलब अगर महाराष्ट्र में किसी को गवर्नर अपॉइंट करना है तो महाराष्ट्र के नहीं रहना चाहिए, जो भी इंसान है जिनको अपॉइंट करना है महाराष्ट्र के गवर्नर, वो महाराष्ट्र के नहीं रहना चाहिए। अगर किसी को मध्य प्रदेश का गवर्नर अपॉइंट करना है तो मध्य प्रदेश के नहीं रहना चाहिए। तो ये जो है ये कन्वेंशन है, ये हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये एक ट्रेडिशनल, एक कन्वेंशन बन चुका है। और उसी के साथ साथ द प्रेसिडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कंसर्न। अब यहाँ पर जिस स्टेट के लिए, महाराष्ट्र के लिए अगर किसी गवर्नर को यहाँ पर बुला रहे हैं तो पहली कंडीशन तो यह है कि वो महाराष्ट्र के नहीं रहना चाहिए। अब क्यों नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो महाराष्ट्र के होते हैं तो यहाँ पर उनका जो पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड हो तो वो भी यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल जो भी सिनारियो चल रहा है तो वो भी इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं उसमें। तो इसलिए अगर यहाँ के है ही नहीं, किसी और स्टेट के, तो उनको यहाँ का कोई पॉलिटिकल कोई एजेंडा रहेगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर महाराष्ट्र में रहकर वो बायस्ड काम नहीं कर सकते हैं, अनबायस्ड रह के काम कर सकते हैं। और जो चीफ मिनिस्टर है वो अपने हिसाब से यहाँ पर काम कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट बोलने का ये है कि वो चीफ मिनिस्टर के बीच में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। तो इसलिए वो बाहर के स्टेट का यहाँ पर ला के रख दो ताकि वो चीफ मिनिस्टर के हिसाब से वहाँ पर काम करेंगे। और दूसरा ये है कि जो प्रेसिडेंट है वो चीफ मिनिस्टर को कंसल्ट करना चाहिए। वो भी ऐसे कि चीफ मिनिस्टर जो है उनके मुताबिक स्टेट में काम होना चाहिए, तो उनके बीच में कोई दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। इसलिए चीफ मिनिस्टर है उनकी पूछ के ही यहाँ पर जो है वो अपॉइंटमेंट की जाएगी। तो इसलिए ये जो दो है ये कन्वेंशन बन चुके हैं। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है कि एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन द क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर इज़ ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, ही शुड बी एन आउटसाइडर, और द प्रेसिडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कंसर्न। तो चारों ऑप्शन में से अगर पूछते हैं 1 2 1 3 1 4 1 2 3 4 ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें से क्या रहेगा, सिर्फ दो रहेंगे, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट यहाँ पर आती है कंडीशंस ऑफ द गवर्नर ऑफिस। अब कंडीशन जो है वो सारी ऑफिसेस की सेम ही रहने वाली है। वो किसी मेंबर हाउस के जो है वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं रहना चाहिए। उसके बाद जो है
अगर किसी भी ऐसे इंसान को जो कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर है, अगर ऐसे कोई इंसान को यहाँ पर गवर्नर करके अपॉइंट किया जाता है तो वहाँ पर उनको वो जो सीट है वैकेंट करनी पड़ेगी। कब? तो ऑन द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। और दूसरा है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है होल्ड नहीं करना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो हमें पता है कि सरकार के ही पद पर दो जगह पर अगर कोई दो जगह से सैलरी कोई लेता है तो वहाँ पर उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हम कहते हैं। तो ही इज़ एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट, मतलब जहाँ पर वो रहते हैं, जैसे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रहते हैं तो वहाँ पर उनका रेंट नहीं देना पड़ता है। उसी तरीके से जो गवर्नर है वो राजभवन में रहते हैं तो वहाँ पर उसका भी जो रेंट है वो गवर्नर को नहीं देना पड़ता है। ही इज़ एंटाइटल्ड टू सच अमॉलमेंट्स अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। अब यहाँ पर इनके जो भी प्रिविलेजेस है, जितने भी अलाउंसेस है, वो सब कौन डिटरमाइन करेगा? तो पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा। उसके बाद सेम पर्सन जो है जब अपॉइंट किए जाते हैं दो या दो स्टेट से ज़्यादा, जैसा कि हमने पहले स्लाइड में देखा था कि एक इंसान को दो या दो से ज़्यादा स्टेट के लिए भी गवर्नर जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। तो जब वहाँ पर होता है तो जो भी अलाउंसेस, जो भी अमेंडमेंट्स पेएबल होते हैं उनके लिए वो शेयर किए जाते हैं दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में प्रोपोर्शन के हिसाब से। जो प्रोपोर्शन कौन डिटरमाइन करेगा? तो वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे। प्रोपोर्शन ये फिक्स नहीं है, तो ऐसा आएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो प्रोपोर्शन है वो भी फिक्स किया हुआ है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो बोला ही नहीं है, तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए आया हुआ है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शन जो है वो डिटरमाइन कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे। अब उनकी जो स्टेट है, उनकी कैसी फाइनेंशियल हालत है, उसके मुताबिक यहाँ पर डिटरमाइन किया जाएगा। अलाउंसेस और अमेंडमेंट जो है वो डिमिनिश्ड नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग इस टर्म, मतलब डिसएडवांटेज नहीं कर सकते हैं, जिस तरीके का प्रेसिडेंट का भी हमने देखा था। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं इम्यूनिटीज़। अब प्रेसिडेंट के पास भी काफ़ी इम्यूनिटीज़ हैं, तो ऑब्वियसली गवर्नर के पास भी इम्यूनिटीज़ रहेगी। अब गवर्नर के पास कौन सी इम्यूनिटीज़ है? तो लगभग सेम ही है जो प्रेसिडेंट के पास इम्यूनिटीज़ है। सबसे पहले ही इज़ इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट। अब यहाँ पर अगर मैं आपको हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के जरिए बताऊँ तो यहाँ पर अगर गवर्नर ने किसी का खून भी कर दिया तो वो क्या हो गया? क्रिमिनल एक्ट हो गया। अब क्रिमिनल एक्ट होने के बाद पर्सनल एक्ट भी हो गया, तो यहाँ पर क्रिमिनल एक्ट होने के बाद उनको कोई इम्प्रिजनमेंट या फिर कुछ भी नहीं होगा जब तक वो उनका जो गवर्नर है वो टर्म शुरू है। दूसरा आता है कि जो सिविल प्रोसीडिंग्स है वहाँ भी उन्हें माफ़ी मिलती है क्या? तो वहाँ भी मिलती है, लेकिन 2 मंथ की जो नोटिस है वो अगर देते हैं तो सिविल प्रोसीडिंग जो है वो वहाँ पर शुरू हो सकती है उनके अगेंस्ट में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो नहीं हो सकती है, सिविल प्रोसीडिंग हो सकती है 2 मंथ की नोटिस के बाद। अब यहाँ पर इम्यूनिटीज़ में हमने पार्लियामेंट में जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी भी इम्यूनिटीज़ के बारे में देखा था, तो उसके बारे में जो भी कन्फ्यूजन था वो मैंने फिर से दूर किया था, तो वो आपको याद होगा। तो वो कंफ्यूज मत कीजिएगा गवर्नर, प्रेसिडेंट और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी इम्यूनिटीज़ में, तो एक बार फिर से देख लीजिए अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं ओथ। अब ओथ क्या रहेगी? तो ओथ भी यहाँ पर लगभग सेम ही आती है, टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज। अब यहाँ पर ऐसा है कि ओथ, अब जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है यूपीएससी का, तो उसमें ओथ भी पूछ सकते हैं वो, किसकी ओथ कैसी है, क्या अलग है, तो प्रेसिडेंट की ओथ में और गवर्नर की ओथ में क्या फ़र्क है। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें आती है, तो एक सेपरेट वीडियो में जितनी भी ओथ है सबकी उस पर बना लूँगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो रहेगा नहीं। तो जैसा कि हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है मैंने, प्रीलिम्स बूस्टर नाम का, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो प्रीलिम्स बूस्टर। तो उसमें जितनी भी प्रीलिम्स के लिए आपको ख़ास चीज़ें रहेगी वो सारी मैं उसमें डालूंगा, जिससे कि आप कुछ ही मिनटों में आप अपने मार्क्स जो है वो बूस्ट कर सकते हो। तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा, आप ज़रूर देखिए वो प्लेलिस्ट। और यहाँ पर ओथ जो होती है गवर्नर की, वो कौन एडमिनिस्टर करता है? प्रेसिडेंट करते हैं क्या? तो प्रेसिडेंट की ओथ जो है वो कौन एडमिनिस्टर करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर करते हैं। अब यहाँ पर गवर्नर जो है उनकी ओथ कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट करेंगे, बराबर है। अब अगर हम देखेंगे, अब अगर कंपैरेटिवली भी देखेंगे तो ऑब्वियस है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर अगर वो अब्सेंट रहते हैं, तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब्सेंट रहते हैं प्रेसिडेंट की ओथ के लिए, तो सीनियर मोस्ट जज जो रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो यहाँ पर ओथ एडमिनिस्टर करेंगे। उसी तरीके से अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अगर अब्सेंट रहते हैं, तो जो सीनियर मोस्ट जज रहेंगे हाई कोर्ट के, वो यहाँ पर ओथ जो है वो एडमिनिस्टर करेंगे गवर्नर की। टर्म कितनी होती है? तो टर्म जो है 5 साल तो दी हुई है, लेकिन 5 साल ये एब्सोल्यूट नहीं है कि 5 साल उन्हें कोई निकाल नहीं सकता है। यहाँ पर उसी के साथ साथ यहाँ पर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट भी दिया हुआ है। मतलब अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि 5 ईयर्स ओनली, इतना ही मेंशन किया हुआ है, तो वो भी गलत रहेगा। यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं, 5 ईयर्स और प्लेजर ऑफ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। अब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो कभी भी उन्हें निकाल सकते हैं।
अब देखिए 5 ईयर्स टर्म है, लेकिन वो रिज़ाइन कर सकते हैं क्या बीच में? तो हाँ, वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं। रेसिग्नेशन किसे देंगे वो? अब प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट ओथ किसके सामने लेते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने लेते हैं। लेकिन रेसिग्नेशन किन्हें देते हैं? तो अपने वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वाइस गवर्नर जैसी कोई पोस्ट है ही नहीं। तो यहाँ पर अगर रेसिग्नेशन गवर्नर को देना है तो किसे देना पड़ेगा? तो वो देंगे प्रेसिडेंट के पास। उसी के साथ साथ अब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है, तो वहाँ पर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं वो दूसरे स्टेट पर। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में अगर उन्हें गवर्नर बना दिया है तो 5 सालों तक या फिर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक वो महाराष्ट्र में ही रहेंगे। ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं उनका दूसरे स्टेट में। और उसी के साथ साथ 5 साल से ज़्यादा भी ये अपना वक्त बिता सकते हैं क्या ऑफिस में? तो जी हाँ, बिता सकते हैं, जब तक उनका सक्सेसर यहाँ पर नहीं आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नर का जो ऑफिस है वो यहाँ पर खाली नहीं रहना चाहिए, सेम एज दैट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का जिस तरीके से ऑफिस खाली नहीं रख सकते हैं, उसी तरीके से गवर्नर का भी जो ऑफिस है वो खाली नहीं रख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर उनका खाली रहता ही है, अगर कोई सडन डेथ आ जाती है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है उन्हें भी यहाँ पर अपॉइंट कर सकते हैं एज ए गवर्नर टेम्प्रेरी पीरियड के लिए। अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी ऐसी कोई गाइडलाइन दी नहीं है कि प्रेसिडेंट जो है वो ये टॉपिक पर ही उन्हें निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो जब प्रेसिडेंट चाहे जिस टॉपिक पर उन्हें चाहे वो निकाल सकते हैं। द गवर्नर हैज़ नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड नो फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस, ही मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। प्रेसिडेंट जो है वो कभी भी जब उनका मन चाहे तब निकाल सकते हैं। तो ऐसा काफ़ी बार होता है जब सरकार जो है वो बदल जाती है तो काफ़ी जो गवर्नर्स होते हैं, प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर्स चेंज कर लेते हैं, उन्हें रेसिग्नेशन या फिर उन्हें रिमूव कर देते हैं। और जो केंद्र में सरकार है या फिर जो स्टेट में सरकार आई है उनके मुताबिक यहाँ पर जो गवर्नर है वो लाए जाते हैं। तो ऐसा काफ़ी बार हुआ है और होते रहता है। ये हो गया टर्म। और जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं गवर्नर के वो इस तरीके से एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है। अब एग्जीक्यूटिव पावर्स मतलब क्या है कि वो अपॉइंटमेंट जो करते हैं, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती है, एडवोकेट जनरल की अपॉइंटमेंट होती है, उसके जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूटिव पावर्स में आ जाएगी उनकी। जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लिए जाते हैं, जो भी स्टेट जो है, स्टेट लेजिस्लेचर जो भी बिल पास करता है उस पर जो गवर्नर है उनकी साइन लगती है। और उसके बाद जो भी उनका अब रिज़र्व करने का जो भी वीटो पावर है गवर्नर का, रिज़र्व कर सकते हैं वो सब हम तो आगे देखने वाले हैं। वो कंपेरेटिवली देखेंगे प्रेसिडेंट और गवर्नर की जो वीटो पावर है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, वो सारी जो पावर्स है वो हम डिटेल में जो कंपेरेटिवली है प्रेसिडेंट के साथ वो देखेंगे। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर्स में ये सब आ जाएंगे, जो भी अपॉइंटमेंट करते हैं वो। और कौन कौन सी अपॉइंटमेंट करते हैं? स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो इस तरीके से अपॉइंटमेंट होती है। फिर लेजिस्लेटिव पावर आती है, जैसे कि समन प्रोरोग कर सकते हैं वो हाउस को, सेम प्रेसिडेंट का जो भी चीज़ है वो सेम आती है। समन प्रोरोग कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उन्हें अपॉइंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें लेजिस्लेटिव पावर है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल पावर आती है, जो भी मनी बिल है वो उनके अनुमति के साथ यहाँ पर आएगा। उसके बाद मनी बिल में उनकी साइन लगेगी। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं फाइनेंशियल पावर से रिलेटेड वो सारी फाइनेंशियल पावर में आएगी। और फिर जुडिशियल पावर आती है, जैसे पार्डनिंग कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं। तो ये सारी जो है वो जुडिशियल पावर में आएगी। तो ये सब जो है हम डिटेल में कंपेरेटिवली प्रेसिडेंट के साथ देखने ही वाले हैं। जैसे कि जुडिशियल पावर है वो सारी हम प्रेसिडेंट के जो कंपेरेटिवली पावर है उसके साथ हम यहाँ पर देखेंगे प्रेसिडेंट के पास क्या ज़्यादा पावर है, जुडिशियल पावर, जो कि गवर्नर के पास नहीं है। उसके बाद फाइनेंशियल पावर, जब हम मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल देखेंगे तब हम फाइनेंशियल पावर के बारे में देखेंगे। लेजिस्लेटिव पावर भी हम देखेंगे जब हम ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये सारी चीज़ें देखेंगे। एग्जीक्यूटिव पावर भी हम कंपेरेटिवली पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में कंपेरेटिवली प्रेसिडेंट के साथ पढ़ने ही वाले हैं। तो ये जो चीज़ है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब नहीं किया है तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।